जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं और लगभग आप मान के चलिए कि 3 से 4 जो है वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है आपके लोअर पीसेस के सिलेबस में। लगभग 10 नंबर में जो आपका एनवायरनमेंट पर्यावरण से सवाल पूछा जाएगा, उसमें 40 से 50% जो वेटेज होगा, वो सवाल आपके पूछे जा सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। कुछ टर्म्स हैं, शब्द हैं, आपसे अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो वो आपको समझना है, उसको ठीक करना है। दूसरी बात, वो आपको क्या कर सकते हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, यानी कि जो आपदा प्रबंधन को लेके अधिनियम बनाया गया है, उसमें जो सेक्शन लिखे हुए हैं, धारा लिखे हुए हैं, उसके अंतर्गत कौन-सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, ये सब सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो राज्य के स्तर पे और पूरे देश के स्तर पे जो आपदा प्रबंधन को लेके प्राधिकरण बनाए गए हैं, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके जो अथॉरिटी बनाई गई है, वो हम समझेंगे। स्ट्रक्चर समझेंगे, कौन उसको हेड करता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे डिज़ास्टर को, हैज़ार्ड को, इन सब शब्दों को और उसपे सवाल देखेंगे। तो 2 मॉड्यूल की क्लास हमारी होगी, लगभग 9-10 10-12 मॉड्यूल में हमारी क्लास होगी और हम लोग उसको कवर करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो 4 की जगह 5 या 6 क्लास भी हो जाएगी, बट हमारी कोशिश होगी 4 क्लास में उसको कवर कराया जाए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है और आपको पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ़ आपको लोअर में ये काम नहीं देगा। आप आगे पीसीएस की भी तैयारी जब भी आप में से कोई लोग करेंगे कैंडिडेट, तो उनको वहाँ पर भी फ़ायदा होगा। डिज़ास्टर है क्या? आपदा क्या है? इन सभी चीज़ों को समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, बेसिक्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाएँ। पहले बेसिक समझेंगे, शब्दों को, टर्म्स को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक टर्म आता है सबसे पहले हैज़ार्ड, यानी कि संकट आप बोल सकते हैं, खतरा बोल सकते हैं। हैज़ार्ड या संकट या खतरे का मतलब क्या होता है? हैज़ार्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसको थोड़ा-सा और हम लोग देख लेते हैं ऐसे। देखिए, हैज़ार्ड का मतलब क्या होता है? ए हैज़ार्ड इज़ अ डेंजरस फेनोमेनन, सब्सटेंस, ह्यूमन एक्टिविटी दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज़ लॉस ऑफ लाइफ। यानी कि कोई एक ऐसा खतरा है, जिसकी वजह से जान-माल का नुकसान हो सकता है। कोई ऐसी घट जिसकी वजह से जान-माल का नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, उसे हम लोग हैज़ार्ड या फिर खतरे का नाम देते हैं। यानी कि अगर हम इसको समझें, तो खतरा या संकट जिसको हम हैज़ार्ड बोलते हैं, ये एक ऐसी खतरनाक प्राकृतिक घटना या मानवीय गतिविधि भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि प्राकृतिक हो, मानवीय भी हो सकती है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी आपको पता हो, या फिर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उसमें कभी-कभी आग लग जाता है, कोई गैस का रिसाव हो जाता है, वो मानवीय त्रासदी है। तो इससे क्या होता है? मानव जीवन की हानि, शारीरिक चोट, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, ये सब जो है संपत्ति की क्षति, इन सब का जो क्षति है, पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने की संभावना होती है। तो कोई भी ऐसी घटना, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, जैसे कि बिजली गिर गई प्राकृतिक रूप से, चक्रवात तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया या फिर भूकंप आ गया, ज्वालामुखी का फटना या फिर प्राकृतिक के अलावा मानवीय हो, ह्यूमन इंड्यूस्ड हो। जैसे कि आपका फैक्ट्री से रिसाव होना, गैस का लीक होना, कोई अलग त्रासदी हो, आग लग जाना, ये मानवीय त्रासदी हो गई। तो ऐसी घटनाएँ जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर संभावना है नुकसान पहुँचाने का इंसानों को और उनकी संपत्ति को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी अभी सिर्फ संभावना है, कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे संभावना है कि आपको नुकसान होगा, चाहे लोगों के जीवन जाने का खतरा हो या फिर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचने का खतरा हो। तो अभी सिर्फ संभावना पे हम लोग जब बात करेंगे, उस घटना को एक संभावित घटना के रूप में जब समझेंगे, अभी घटित नहीं हुई है, संभावना है कि अगर ये घटित हुई, तो ये नुकसान होगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हैज़ार्ड, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर संकट या फिर खतरा। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये है। और जब वो घटित हो जाएगी, वो घटना घटित हो जाएगी और बड़े स्तर पे आपको त्रासदी देखने को मिलेगा, चाहे इंसानों के जीवन का नुकसान हो, अनमोल मानवीय जीवन का नुकसान हो या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो लोगों की और उसका नुकसान हो रहा हो, तब हम उसे आपदा यानी कि डिज़ास्टर का नाम देते हैं। तो जब कोई घटना घटित हो सकती है, संभावना है कि नुकसान पहुँचाएगा,
उसे हम हैज़ार्ड या संकट या खतरा का नाम देते हैं। और जब वो घटित हो जाती है और फिर बड़े स्तर पे जान-माल का नुकसान देखने को मिलता है, तब हम उसे आपदा या फिर डिज़ास्टर का नाम देते हैं। और इसी आपदा को रोकने का जो प्रबंधन, जो उपाय हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो हमारा टॉपिक के अंतर्गत आता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो अब सरकार जो कोशिश करेगी, जो उस निकाय बनाए हैं, प्राधिकरण बनाए हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है। वहीं से आपका सवाल पूछेगा एग्ज़ाम में। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर हमारे पास अगला है संवेदनशीलता या सुभेद्यता यानी वुल्नरेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ जो भी चीज़ें लिखी हों, हम एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। वुल्नरेबिलिटी या ये संवेदनशीलता या सुभेद्यता का अर्थ ये है, कोई मान लीजिए लोग हैं, समुद्र के किनारे रह रहे हैं और हमें पता है उड़ीसा के तट के किनारे रह रहे हैं, तमिलनाडु के तट के किनारे रह रहे हैं, तमिलनाडु के तट पे रह रहे हैं, समुद्र के किनारे रह रहे हैं और हमें पता है कि अगर चक्रवात तूफान आया, साइक्लोन आया, 150 से 200, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इनके घरों को नुकसान पहुंचा सकता है। किसको? जो लोग वहां रह रहे हैं, को नुकसान पहुंच सकता है। वो लोग जो हैं, वो उस आपदा के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए, डिजास्टर के लिए क्या है? वुल्नरेबल है। यानी कि वो कहीं न कहीं संवेदनशील हैं कि अगर ये घटना घटित हुई तो ये सारे कम्युनिटी के लोग, ये सारे लोग जो समुद्र के किनारे जैसे-तैसे अपना घर बना के रह रहे हैं या फिर घर बना के भी रह रहे हैं पक्के तरीके से, लेकिन वो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं बना हुआ है, तो वो लोग संवेदनशील हो जाएँगे। उसी तरीके से पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं। आपको पता है कि नदी अभी थोड़ी-सी बह रही है और उसके किनारे-किनारे लोगों ने मान लीजिए होटल बना लिया, घर बना लिया। 10 साल से बाढ़ नहीं आया उस नदी में। तो वो लोग अभी भी संवेदनशील हैं कि कल को अगर बादल फट गया या फिर अचानक से बारिश ज़्यादा हो गई पहाड़ी इलाके में और जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं, सब एकदम नदी से सट के अपना घर बनाए हुए हैं, वहाँ पर उनका घर डूबने का खतरा बना हुआ है, चांस बना हुआ है। तो वो लोग संवेदनशील हैं, वुल्नरेबल हैं उस बाढ़ के प्राकृतिक घटना। अब देखिए, यहाँ पर जो बाढ़ घटित होने के पहले जो संभावना है, वो हैज़ार्ड है। तो जो फ्लड है, जो बाढ़ आने की संभावना है, वो हैज़ार्ड या खतरा या संकट कहलाएगा। अब बाढ़ बड़े स्तर पे आ गया और त्रासदी उसने ला दिया, कई अनमोल लोगों के जीवन चले गए, जीवन चले गया लोग कई सारे मर गए और मान लीजिए कि प्रॉपर्टी लोगों की खत्म हो गई, तब ये आपदा यानी कि में डिज़ास्टर देखने को मिला। और ठीक उसके बाद ये सारी जो घटनाएँ घटित हो गई, तो जो लोग पहले से वहाँ पे रह रहे थे, तो कहीं न कहीं इस अ, घटना के प्रभाव में आ सकते थे और उनको नुकसान पहुँच सकता था इस घटना की वजह से। तो हम वैसे सारे लोगों को वुल्नरेबल मानते हैं, यानी हम उनको संवेदनशील मानते हैं, सुभेद्यता के अंतर्गत मानते हैं। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। संवेदनशीलता या सुभेद्यता किसी समुदाय, प्रणाली या संपत्ति की उन विशेषताओं और परिस्थितियों को दर्शाती है जो उसे किसी संकट के हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील यानी कि ससेप्टेबल बनाती है। अगर बाढ़ आया तो ये सारे जो किनारे घर हैं नदी के ये सारे डूब जाएँगे, ये लोगों को नुकसान होगा, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। तो वो लोग संवेदनशील हैं, ससेप्टेबल हैं, वुल्नरेबल हैं, किसके लिए? उस बाढ़ के लिए, जो अगर बाढ़ घटित हुई, बाढ़ आया अगर मान लीजिए वो घटना घटित हुई या बाढ़ आया बड़े स्तर पे, तो आपदा का रूप ले सकता है। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कोई घटना अपने आप में आपदा नहीं होती है। मान लीजिए कि कोई नदी है और उस नदी से दोनों ही तट के किनारे आधे किलोमीटर तक लोगों ने घर नहीं बनाए। वो नदी पहाड़ से उतर के नीचे आ रही है और उसके अगल-बगल दोनों तरफ सरकार ने भी मना किया है, बड़े-बुजुर्गों का भी कहना था, उनकी समझदारी थी और कोई भी उसके अगल-बगल दोनों ही तट के किनारे आधे-आधे किलोमीटर तक मान लीजिए किसी ने घर नहीं बनाया है। तो यानी कि अगर वहाँ पर बाढ़ आता भी है, तो जान-माल का नुकसान नहीं होगा। ना कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, ना किसी व्यक्ति का जान जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई घर नहीं बना के रह रहा है। यानी कि वो घटना अपने आप में आपदा नहीं है। वो घटना आपदा में कब परिवर्तित हुई? जब इंसान उस घटना की चपेट में आया। जब इंसान की संपत्ति, इंसान का जीवन उस घटना की चपेट में आया और उस घटना की चपेट में आने की वजह से वो नुकसान हो गया। तब वो घटना जो पहले हैज़ार्ड था, जो संभावित खतरा था, पोटेंशियल थ्रेट था, तो आप संकट का या खतरा का नाम दे रहे थे। वो कहीं न कहीं मानव को या उसकी संपत्ति को, मानव के जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुँचाकर वो घटना किसमें परिवर्तित हो गया? एक आपदा में तो इसका मतलब ये है कि हमें हर हालत में हम
हमारे हाथ में शायद खतरा को रोकने का ताकत नहीं है, किसी खतरे को रोकने की ताकत नहीं है। हम थ्रेट को नहीं रोक सकते शायद, लेकिन हम इंसान का जो उसकी चपेट में आके उस प्रॉपर्टी, संपत्ति और जो उसका जीवन है, उसको बचा सकते हैं। तो यानी कि किसी घटना को अगर हम उसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को कम कर पाएँ, उसके प्रभाव को कम कर पाएँ, तो हम क्या कर सकते हैं? आपदा को कम कर सकते हैं, आपदा होने से रोक सकते हैं। यही मिटिगेशन आप पढ़ेंगे आगे, यही सब शब्द आगे आप पढ़ेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ? कौन से लोग संवेदनशील, कौन से लोग वल्नरेबल हैं? यही लिखा हुआ है कि वल्नरेबिलिटी रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए कम्युनिटी सिस्टम और एसेट दैट मेक्स इट ससेप्टेबल टू द डैमेजिंग एफर्ट्स ऑफ ए हैजार्ड. It is not determined solely by proximity to a physical event but rather by social, economic, physical and environmental factors. जैसे कि लोगों का घर अगर अच्छे तरीके से नहीं बना है, पुअर स्ट्रक्चर है लोगों के घर का, लैक ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, लो इनकम एंड इंस्टीट्यूशनल डिफिशिएंसी। का मतलब क्या है? यानी कि कोई भी घटना घटित हुई, तो वो जो लोग हैं, कैसे संवेदनशील हैं, कैसे उस खतरे की चपेट में आ सकते हैं? यह केवल किसी भौतिक घटना के निकट होने से तय नहीं होती है कि लोग कहाँ पर उस घटना के जो घटना मान लीजिए घटित हुई, जैसे बाढ़ आ गया, अथवा तूफान आ गया, हम उसके कितने करीब रह रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इस बात पर निर्भर करेगा, नुकसान पहुँचाने वाली बात, इस बात पर निर्भर करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होगा। जैसे बाढ़ आ गया, बट बाढ़ से हम पास में होने के बाद भी हमने घर इतनी ऊंचाई पे बनाया हुआ था कि हम उसकी चपेट से दूर हैं। या मान लीजिए कि एक 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा बही, बट सारे घरों को हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के तहत कुछ इस तरह की डिजाइन का बनाया था कि हवा ऊपर ऊपर से पास कर जाए। तो चक्रवात तूफान के निकट घर होने के बाद भी आप जो लोग हैं, जो उनकी संपत्ति है, वो कहीं न कहीं उस आपदा की वजह से खराब नहीं हुई, जान का हानि नहीं हुआ। तो यानी कि हम किसी आपदा के निकट रह रहे हैं, तो इसी बात पर निर्भर नहीं करता है, हम कितना ज़्यादा नुकसान को झेलेंगे, बल्कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पर्यावरणीय कारण, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। मान लीजिए लोगों के पास पैसा ही ना हो कि वो इस तरह के डिज़ाइन का, एक प्रॉपर डिज़ाइन का घर बनवा सकें, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिनका घर उस तरह से नहीं बनेगा, वो चक्रवात तूफान में या तेज़ रफ़्तार की जो हवाएँ बहेंगी, उसमें उनका घर उड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो एक घर जो बिल्कुल उस घटना के, उस चक्रवात तूफान के निकट या तेज़ रफ़्तार हवा के निकट बना था और उस घर को नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन ठीक अगला घर उस डिज़ाइन का नहीं बना है और वो भी उसी चक्रवात तूफान या तेज़ बहती हवाओं के निकट बनी हुई है, इसको तो नुकसान पहुँच गया। तो यानी कि सिर्फ़ निकटता निर्धारित नहीं कर रही है। कोई प्राकृतिक आपदा हुई, चक्रवात तूफान आया, तेज़ हवा बही, निकट, आप निकटता जो घर है, जो उसके पास में घर बने हैं, सिर्फ़ वही कारक नहीं है, कारण नहीं है ये निर्धारित करने का कि वो घरों को नुकसान पहुँचाएगा कि नहीं। अन्य कारण भी है जो हम लोग समझा। तो जैसे कमज़ोर ढांचागत डिज़ाइन वाले घर हैं या फिर सार्वजनिक जानकारी का अभाव है। 10 मछुआरे लोग थे, 10 नाव वाले थे। जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उन्होंने मैसेज भेजा, सूचना भेजा। कई लोगों के पास सूचना नहीं पहुँची। मान लीजिए उनको जानकारी नहीं है, उनके पास गवर्नमेंट ने बोला कि आपके पास एक कॉर्डलेस होना चाहिए, एक मोबाइल जैसा कुछ होना चाहिए सैटेलाइट फ़ोन। गवर्नमेंट ने मान लीजिए दिया, कुछ लोग भूल गए, नहीं ध्यान दिए या उनको लगा कि इससे कुछ ज़्यादा नहीं होता है, जानकारी का अभाव है। और जब जानकारी प्रदान की गई कि 1 घंटे में आप सभी तट के किनारे आ जाइए, तुरंत तट पर आ जाइए, अपने-अपने घरों में चले जाइए क्योंकि समुद्र में तेज़ हवा बहने वाली है। जिन्होंने ध्यान दिया, वो पास में रहते हुए भी आपदा से बच पाए। जो न्याय नहीं ध्यान देंगे, ज़ाहिर-सी बात है, झेलना पड़ेगा। तो यानी कि जानकारी का अभाव भी एक बड़ा कारण बनता है किसी भी घटना का आपदा में परिवर्तित होना। घटना नहीं बोलेंगे हम, संभावित खतरे का आपदा में परिवर्तित होना। यानी कि पोटेंशियल थ्रेट का, जिसको हम लोग हैज़ार्ड बोलते हैं, उसका डिज़ास्टर में परिवर्तित है। ये कुल मिला के चीज़ है। अब आगे देखते हैं। आपदा या डिज़ास्टर क्या है? तो बस वही है जो अभी हम लोगों ने समझा। आपदा किसी समुदाय या समाज के कामकाज में होने वाला एक ऐसा गंभीर व्यवधान है, सीरियस डिसरप्शन है, जिसमें व्यापक स्तर पर मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय हानि और ये प्रभाव शामिल होते हैं जो प्रभावित समुदाय या समाज की अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके निपटने की क्षमता से अधिक हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक घटना हुई,
संभावित खतरे के रूप में। और हम जो तैयारी करके बैठे भी हुए हैं, मान लीजिए अगर हम तैयारी नहीं किए हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपदा में परिवर्तित करेगा उस वो जो घटना होगी, वो जो संभावित खतरा होगा, वो कहीं न कहीं आपदा में परिवर्तन कर देगा। अगर मान लीजिए हम तैयारी करके भी बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे क्षमता, हमारे रेंज से ज़्यादा ताकतवर वो घटना घटित होती है, वो खतरा सामने आता है, तो भी वो आपदा का रूप ले लेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारी तैयारी ऐसी है कि हमने जो चक्रवात तूफान से लड़ने के लिए लोगों के घर बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो मान लीजिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा का सहन कर, अब आ जाए 300 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की हवा, तो हमने जो भी तैयारी की थी, वो धरा का धरा रह जाएगा या फिर वो उतना प्रभावशाली ना हो। हो सकता है 100% हम लोगों की जान बचाना चाहते हों, बट 70% ही हमें कामयाबी मिले। तो हमारे क्षमता से, हमारे रेंज से ज़्यादा जब हमारे कौन से क्षमता से ज़्यादा जो हम प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, हमारी जो क्षमता है किसी भी खतरे को, संभावित खतरे को आपदा में बदलने हम ना बदलने दें उसे, उसको रोकने की जो हमारी क्षमता है, अगर वो लिमिटेड है, वो हमारी क्षमता एक लिमिट पे तय हुई है, यानी कि हमारी क्षमता जो है, वो सीमित है। हमारे निपटने की उस घटना से निपटने की क्षमता हमारे अंदर सीमित है या संभावित खतरे से निपटने की क्षमता सीमित है, तो हम आपदा में बदल नहीं रोक पाएँगे। तो वही आपदा कहलाती है। कोई एक गंभीर व्यवधान कैसे है? लोग अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। मान लीजिए पहाड़ों पे जीवन जी रहे हैं, अचानक से तेज़ बारिश आई, बादल फटा और एकदम से आप देखते हैं क्या, नदी में बहुत तेज़ पानी आ जाता है। का बहाव अचानक से तेज़ हो जाता है और वो ऊपर से जितने भी मलबे को लेके नीचे आता है, तो जो निचले स्तर पे, नीचे की तरफ जो लोग घर बना के रहते हैं पहाड़ पे, ज़ाहिर-सी बात है कि उनका नुकसान हो जाता है। कई बार आपने उत्तराखंड में भी ऐसे देखा होगा, बादल फटता है, अक्सर कई सारे चमोली जिला और कई सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पे बादल फट न्यूज़ आती रहती है। तो बहुत सारे घरों को नुकसान पहुँचता है। तो वो हमारे लिए क्या है? आपदा ही है, क्योंकि हम हमारी क्षमता से ज़्यादा था, उस संभावित खतरे को रोकने की क्षमता से ज़्यादा वो घटना या फिर वो खतरा हमारी क्षमता के ऊपर था उस घटना को रोकने का। अब हम उस घटना को रोक नहीं पाए, जान-माल का नुकसान हो गया, तो वो आपदा या डिज़ास्टर का रूप ले लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है लचीलापन या प्रतिस्पंदन क्या होता है? रेज़िलियंस। देखिए रेज़िलियंस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आपदा हो जाएगा, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि फिर से चीज़ों को नॉर्मल लाएँ। फिर चक्रवात तूफ़ान आया, उसने बिजली के तारें तोड़ दिया, खंभों को नुकसान पहुँचा दिया, खंभा टूट गया, रोड टूट गया। इसी तरीके से मान लीजिए भूस्खलन हो जाए पहाड़ों पे, लैंडस्लाइड हो जाए, नदी है, बहुत तेज़ बहाव आ जाए, बादल का फटना है, घरों को नुकसान पहुँचा, रोड टूट गया, रोड बह जाते हैं। फिर से आप क्या करेंगे कि नॉर्मल उनको लाने की कोशिश करेंगे। तो कितनी तेज़ी से और कितने बेहतर तरीके से आप वापस चीज़ों को नॉर्मल कर पाते हैं पहले की तरह, किसी आपदा के घटित होने के बाद, यानी कि कोई डिज़ास्टर हो गया, उसके बाद आप वापस से सब कुछ नॉर्मल करना चाहते हैं। जो नॉर्मल करना चाहते हैं आप लोगों के घरों को बनाकर, रोड को बनाकर, बिजली की व्यवस्था को संचालित करना, अन्य जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, वो हमें नॉर्मल करना है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेज़िलियंस। क्या बोलेंगे? लचीलापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि लचीलापन, रेज़िलियंस किसी संकट के प्रभाव का सामना करने वाले तंत्र, समुदाय या समाज की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह संकट के प्रभावों को समय पर और कुशल तरीके से झेलने, अवशोषित करने, अनुकूलित होने और उससे उबरने में सक्षम हो। आपकी क्या क्षमता है, कितना जल्दी यहाँ पे हाँ, कितना जल्दी आप उस जो व्यवधान आया था, जो डिज़ास्टर आया था, आपदा आया था, कितना जल्दी आप उससे उभर पा रहे हैं, चीज़ों को पहले की तरह बेहतर कर पा रहे हैं, नॉर्मल कर पा रहे हैं, वही आपकी रेज़िलियंस यानी कि लचीलेपन को दर्शाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है, रेज़िलियंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, कम्युनिटी और सोसाइटी एक्सपोज्ड टू हैज़ार्ड्स टू रेज़िस्ट, एब्ज़ॉर्ब, एक्कोमोडेट, अडैप्ट टू एंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ए हैज़ार्ड इन अ टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। यानी कि कोई जो संभावित खतरा था या फिर कोई जो हमारे सामने क्या था, डिज़ास्टर था, आपदा था, समय रहते तेज़ी से, कम समय में आप वापस चीज़ों को वैसे ही बना पाते हैं, नॉर्मल लाइफ़ को वापस ला पाते हैं जैसे कि आपदा आने के पहले था। वही हमारी सोसाइटी का, हमारे तंत्र का, हमारी व्यवस्था का लचीलापन या रेज़िलियंस कहलाता है। रेज़िलियंस ये निर्धारित कर देगा कि आपकी क्षमता
उभरने में कितनी हैं? किसके बाद उभरने में? जो आपदा आ गई उसके बाद आप कितनी तेज़ी से उभर पा रहे हैं, उस आपदा के बाद। यही आपके रेज़िलियंस या फिर लचीलेपन को दर्शाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें, तो कुछ टर्म्स हैं जो स्टार्टिंग में आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि हमें कहीं न कहीं इस टॉपिक के नाम से समझ में आ रहा है आपदा जोखिम न्यूनीकरण। यानी कि अगर हम इसके पार्ट को अभी नहीं भी पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कोई आपदा आया और उसका जो जोखिम है या आपदा आने वाला हो या आपदा कोई संभावित घटना, कोई संभावित खतरा आपदा में परिवर्तित ना हो, उसको हम कैसे कम से कम कर सकें। न्यूनीकरण लिखा है, रिडक्शन लिखा है, ना कि उसको ये लिखा गया है कि हम उसको जड़ से ही खत्म कर दें। चक्रवात तूफान आएगा, आप नहीं रोक सकते, सच्चाई है। बादल फट सकता है, अ, ग्लेशियर पिघल सकते हैं और जो नदियों में तेज प्रवाह है पानी का वो हो सकता है। भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी आ सकता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके इन घटनाओं की वजह से जो जान-माल का नुकसान होता है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? वो हमारे हाथ में। और इसको लेके जो नीति बनाई जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, देखिए देखिए, किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब क्रियान्वयन होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके पहले उसकी नीति बनती है। पहले बड़े-बड़े अधिकारी होंगे, मंत्रीगण होंगे, जो हाईएस्ट लेवल पे सबसे ऊँचे स्तर पे निर्णय लेंगे कि ऐसे हमें प्लानिंग करना है, इस तरह का घर होना चाहिए। अगर आपदा जैसी सिचुएशन हो जाए, आपदा जैसा स्थिति आता है, तो हम लोगों को लेके कहाँ सेफ जगह पर लेके जाएँगे। ये सारी चीज़ों की पहले लेखा-जोखा पेपर पे तैयार होता है। जब लेखा-जोखा पेपर पे तैयार होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिसी बोलेंगे, नीति बनेगी। ये पॉलिसी सब जगह राज्यों में या राष्ट्रीय स्तर पे जब सब राज्यों को भेजा जाएगा, तब ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, जो अपने जिले स्तर पे जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, उसके एक तरीके से चेयरमैन होते हैं। यानी कि एक जिले में आपदा के प्रबंधन की सबसे ऊँची कमान या सबसे पूर्ण कमान जिसके हाथ में होती है, डीएम होते हैं। तब उनके पास जाएगा तो पहले तो नीति बनता है, फिर नीति पे कार्यान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्रियान्वयन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नीति बनती है और इस नीति का उद्देश्य क्या होगा? कोई भी आपदा है, उसकी वजह से जो जान-माल का खतरा हो, उसको कम किया जा सके। आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक नीतिगत उद्देश्य यानी कि इसका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। यही पॉलिसी ऑब्जेक्टिव आपदा को कम आपदा से होने वाले जान-माल के खतरे को कम करना है। जिसका लक्ष्य नई आपदा जोखिमों की उत्पत्ति को रोकना। ये भी है इसका लक्ष्य कि जो नए आपदा जोखिम है इनकी इनकी भी उत्पत्ति को रोका जाए। कैसे? अगर हमें ये पता है कि पहाड़ों पे हमने बाँध बना रखे हैं, डैम और हमें पता है कि अगर भूस्खलन जैसा सिचुएशन आया या फिर कभी बादल फटा और पानी अचानक से उसमें बढ़ा, तो पानी बढ़ने की वजह से वो बाँध को ना तोड़ दे। क्योंकि अगर डैम टूटा तो ज़ाहिर-सी बात है कि निचले स्तर पे डैम के निचले स्तर पे जो गाँव होंगे, उनमें ज़रूरत से ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, उनको तो और नुकसान पहुँच जाएगा। तो यानी कि जो प्राकृतिक आपदा का रूप लिया, आपने उसको मानवीय आपदा से जोड़ के और खतरनाक बना दिया। सारी नीतियाँ बनती हैं कि बाँध बनाना है, ऐसा बनाइए जैसे पुल बनाना है। चक्रवात तूफ़ान है और वो बड़ा से एक पुल को असर कर गया। पुल पे गाड़ियाँ हैं, अब वो पता चला पुल टूट गया, तो उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान। ऐसे ब्रिजेज़ बनाइए, यानी कि वो चक्रवात तूफ़ान वाली जगह पर ऐसे पुल को बनाना है, जिससे कि जो गाड़ियाँ उस पर से गुज़रे, वो अगर चक्रवात तूफ़ान के समय उस पे रुक जाती हैं, तो वो पुल ना गिरे। पता चला कि जो प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिज़ास्टर है, उसको ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर यानी मानवीय आपदा आपने परिवर्तित कर दिया। ये सारी चीज़ों की नीतियाँ बनती हैं। तो जिसका लक्ष्य है कि नई आपदा जोखिमों की उत्पत्ति को रोकना, मौजूदा आपदा जोखिमों को कम करना एवं जो अवशिष्ट जोखिम है, रेसिडुअल रिस्क है, इनके प्रभावी प्रबंधन करना। रेसिडुअल रिस्क क्या? रेसिडुअल रिस्क ये जैसे कोई आपदा आया और आपदा आने के बाद भी अभी भी उम्मीद है कि जैसे कोई आपदा आया और हमें पता है कि पुल जर्जर स्थिति में, यानी कि वो पुल गिर सकता है कभी भी। आज आया है चक्रवात तूफान, आज आई है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा या फिर मान लीजिए पहाड़ों पे बहुत तेज बादल फटा, बहुत तेज पानी ऐसे गुजरा और उसने रोड को अंदर से थोड़ा-सा जर्जर कर दिया। अब हमें पता है कि वहाँ से गाड़ियों को नहीं गुजरने देना, अन्यथा वो लैंडस्लाइड हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, वो हिस्सा अभी भी रोड का टूट के नीचे गिर सकता है। तो वो अवशिष्ट
जोखिम हो जाएगा। रेसिडुअल रिस्क यानी कि अभी जोखिम पूरी तरह से टला नहीं है, अभी भी वो जोखिम के रूप में बना हुआ है, को भी प्रबंधन उसका करना है। ठीक उसी तरीके से 200 किलोमीटर प्रति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई हवा बह गई या चक्रवात तूफान आ गया और उसने पुल को कमजोर कर दिया। अब हम अगर इस बात को ध्यान नहीं देंगे कि वो पुल पे क्या असर पड़ा होगा उस तूफान का, तो हम क्या कर रहे हैं उस अवशिष्ट ये जो अवशिष्ट जोखिम है रेसिडुअल रिस्क है, तो फिर से भविष्य में मानव आपदा के रूप में परिवर्तित होने का मौका दे रहे हैं। यानी कि ह्यूमन आर टर्निंग रेसिडुअल रिस्क इनटू अनदर ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। तो इसके प्रभावी प्रबंधन करना ये सारी नीति यानी हमारे दिमाग को हमें क्या समझाना है कि जब भी हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन शब्द दिखेगा हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आपदा नए आपदाओं को रोकना, जो आपदा आ गई है उसे जान माल का नुकसान कम होने देना, इसको हमें नीति बनानी है, प्रबंधन करना है। तो जब आप नीति बनाएंगे तो वो आपका क्या रूप लेगा? वो आपका रूप लेगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। इससे क्या होगा? आपदा प्रतिरोधक क्षमता रेज़िलियंस। अब आप देखें, ये है आपदा प्रतिरोधक रेज़िलियंस। रेज़िलियंस का मतलब यही है, कितनी तेज़ी से आप आपदा से उभर सकते हैं, चीज़ों को पहले की तरह नॉर्मल कर सकते हैं। कब? जब घटना नहीं घटित हुई थी, आपदा नहीं घटित हुई थी, तो सही चल रहा था। और जो वही हमने पढ़ा ना कि सीरियस डिसरप्शन हुआ, जो व्यवधान आया, गंभीर व्यवधान आया लोगों के जीवन में, तो वो वही आपका आपदा का एक रूप है। तो सतत विकास को भी आपको बढ़ावा मिलेगा। सतत विकास कैसे होगा? सतत विकास के लक्ष्य सब कुछ नॉर्मल रहेगा, विकास होगा। इंडस्ट्री प्रॉपर तरीके से पर्यावरण आप बचा के रखेंगे, जल को बचा के रखेंगे हर तरीके से, तभी सतत विकास होगा। तभी ऐसा विकास होगा कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अपनाएँ। नहीं तो क्या है कि मान लीजिए अगर पुल बन रहा है, ट्रेन पास करा रहे हैं आप पहाड़ों से, पहाड़ जर्जर हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में वहाँ पर किसी भी तरह का कोई विकास संभावित है? नहीं है। यानी कि इस पीढ़ी के लिए तो आपने ट्रेन बना दिया, इस पीढ़ी के लिए आपने पुल बना दिया और अगली पीढ़ी को आपने क्या दिया? जर्जर अवस्था में पहाड़। तो यानी कि वो उसका कभी भी अगली पीढ़ी या उसके बाद की पीढ़ी उस एरिया को, उस क्षेत्र को, उस पहाड़ को अपने भविष्य के लिए जो भी विकास है, उस विकास के लिए कभी प्रयोग में नहीं ला पाएँगे। ये सतत विकास कैसे होगा? सतत विकास का मतलब ही है कि निरंतर विकास, परस्पर विकास, ये पीढ़ी भी विकास कर पाए, अगली पीढ़ी भी उस विकास का जो फल है, उसके आनंद को ले पाए, अगली पीढ़ी भी विकास कर पाए, अपने लिए उस फल को समझ। ये होता है सतत। आगे क्या लिखा है? डीआरआर का जो मुख्य ध्यान है, वो रणनीतिक योजना बनाना, जोखिम विश्लेषण करना और नीतिगत उपायों के माध्यम से भेद्यता यानी कि वुल्नरेबिलिटी एवं आपदा खतरों को यानी कि हैज़ार्ड्स को न्यूनतम करना है। खतरों को खत्म नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं। उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। और यही हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यहाँ पे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। DRR is the policy objective aimed at preventing new disaster risk, reducing existing disaster risk, and managing the residual risk, all of which contribute to strengthening resilience and achievement of sustainable development. It focuses on the strategic, analytical, and conceptual aspects of minimizing vulnerabilities and hazards. यही कुल मिला के बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन। अब डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट देखिए, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण था वो नीति थी। नीति बना लिया आपने कि कैसे नए आपदाओं को रोकना है, जो आपदा आ गई है उसकी वजह से उसको रोकना है, अवशिष्ट आपदा है, रेसिडुअल रिस्क है, सबको रोकना है। लेकिन अब यहाँ पर बात है, इसका क्रियान्वयन होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे उस नीति। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको मैनेज करनी पड़ेगी। संसाधन लिमिटेड है, सीमित संसाधन है, आपके पास एम्बुलेंस लिमिटेड होगा, आपके पास खर्च करने के लिए राज्यों के पास कोष लिमिटेड होगा, उसका बेस्ट यूज़ करना है आप। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चेयर पे एसडीएम के चेयर पे अगर आप बैठे हैं, कोई आपदा जैसी सिचुएशन है, तो आपके पास पैसे सीमित हैं, उनका बेस्ट यूज़ करना है। नंबर ऑफ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ये सब आपके पास लिमिटेड संसाधन है और भी बहुत सारे संसाधन हैं जो लिमिटेड हैं। तो हमें उसी में कैसे प्रबंधन करना है, यानी कि उसी संसाधन का कैसे बेस्ट यूज़ करना है। जब कोई किस तरह का आपदा है तो उससे कैसे लड़ना है, उसको आप जब क्रियान्वित करते हैं, लागू करते हैं, उस नीति को लागू करेंगे। नीति कहाँ बनी है? नीति बनी है आपकी आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ये एक नीति बन गई है। और यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हैं? इसको लागू करने वाले हैं। जैसे ही लागू करेंगे तो आपको प्रबंधन की ज़रूरत पड़ेगी और यही आपका आपदा जोखिम प्रबंधन या डिज़ास्टर रिस्क उसका क्रियान्वयन
है, किसका? नीति का, जो आपने ऊपर अभी देखा। तो आपदा जोखिम प्रबंधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की नीतियों एवं रणनीतियों का व्यवहारिक एवं परिचालनात्मक क्रियान्वयन है, ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन है। जो नीति आपने बनाया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या आपदा जोखिम न्यूनीकरण के नाम पर, उसको लागू करने के लिए जो आप तरीका अपना रहे हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो प्रबंधन कर रहे हैं, वही आपका आपदा जोखिम प्रबंधन कहला रहा है, जो क्रियान्वयन है, इंप्लीमेंटेशन है, किसका? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीति का। आगे इसके अंतर्गत प्रबंधन संबंधी निर्णय लेंगे, प्रशासनिक उपाय, देखिए प्रशासन आ गया, लागू करने की बात है, इम्प्लीमेंट करना है आपको चीजों को। संस्थागत व्यवस्थाएं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप पढ़ेंगे, हम लोग आगे जब क्लास में देखेंगे तो आप देखेंगे कि राज्य स्तर पे भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे भी आपदा का प्रबंधन करने वाली एक प्राधिकरण बनी है। राज्य के स्तर पे आपदा को प्रबंधन करने वाली अलग प्राधिकरण है, और देश में एक राष्ट्रीय के स्तर पे अलग है। वहां पे अलग हेड होंगे, यहाँ अलग हेड होगा, यानी प्राधिकरण और निकाय बॉडी आपने बना रखा है। तो वो लागू कब होगी? जब आप पॉलिसी बनाए। और यही यही पे ये जो आपका ये जो भी संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, तो यही बात हो रही है। संस्था में फायर ब्रिगेड है, संस्था में एम्बुलेंस को मैनेज करने वाले फ्लीट हैं, कई सारे एम्बुलेंस हैं, संस्था में डीएम की अथॉरिटी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, संस्था का ही हिस्सा है। तथा परिचालनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए आपदा शमन, जो आपदा शमन है, मिटिगेशन, वो यही चीज है। मिटिगेशन अभी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे, तैयारी करेंगे आप, प्रिपेयर्डनेस, और ये जो प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है कि आ गया आपदा तो हमारा कैसे प्रतिक्रिया होगा, हम उस आपदा में कैसे देखेंगे, लोगों को कैसे कहां से बाहर निकालेंगे, क्या हमने सुरंग जैसा कुछ बना रखा है जिसमें लोगों को हम अंदर जाने का मौका देंगे, क्या हमने मजबूत सेफ हाउस बना रखा है मजबूत पत्थरों का, जहां लोग अगर रहेंगे तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की हवा से भी उनको कुछ नहीं। ये सब रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। तथा पुनर्प्राप्ति, रिकवरी, अब रिकवरी भी होगी। एक समय आएगा जब वो आपदा चला जाएगा, फिर हमें जो अपनी क्षमता दिखानी है वो रेज़िलियंस का रूप हो, और उससे जो हम पुनर्प्राप्ति करेंगे वो रिकवरी हो। उससे संबंधी कार्यों का प्रभावी संचालन होता होता है। किसमें? आपदा जोखिम का काम ही यही है। साधन की शुरुआत से लेके संसाधन के उपयोग तक, हमारे पास कितने संसाधन हैं आपदा से लड़ने के लिए और हम कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं। हाउ वी आर यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्स इफेक्टिव मैनर, यही आपका क्या? यही आपका आपदा जोखिम प्रबंधन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो रणनीतियां हैं उसको लागू किया जाए, और सामना करने की क्षमता, हमारी कोपिंग कैपेसिटी, सामना करने की क्षमता क्या है हमारी, जो आपदा आ रही है उससे हम कैसे सामना कर रहे हैं। क्या जब भूकंप आया तो सारे लोग घर छोड़ के भाग गए, या कोई सेफ जगह भागने की कोशिश की? या फिर जो बहुत ऊपर था उसने क्या कोशिश की, या कोई कमरे के किनारे खड़े होने की कोशिश की, या फिर अगर आग लगने की कोशिश हुई तो उसने क्या कोशिश की? सारी चीजें रहती हैं। उसको सुदृढ़ करने की कोशिश होती है, तथा आपदाओं के प्रभाव का प्रभावी प्रबंधन किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग इंग्लिश में देखें, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एप्लीकेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, organizations and operational skills which are implemented to execute strategies, enhance coping capacities and handle mitigation, preparedness, response and recovery actions। अभी तक सिर्फ हमने कॉन्सेप्चुअल चीजों को डील किया है। कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं। पहला सवाल देखिए, किसी निर्जन एवं मानव बस्तियों से रहित कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि कोई ऐसा रेगिस्तान है, कोई ऐसा डेजर्ट वाला एरिया है जहां पर इंसान अभी नहीं रह रहा है। याद रखिएगा, इंसान अभी वहां पर नहीं है। उसमें आ गया भूकंप, तो निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत आप उसे करेंगे? आपदा में करेंगे, संकट खतरा में करेंगे, भेद्यता में करेंगे, ये प्रत्यास्था में करेंगे, रिजिलियंस में, या किसी में? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, हम लोग क्या पढ़े थे? कोई भी आपदा क्या कब बनती है? पहले संभावित ना होती है, पहले संभावित खतरा होता है। जो संभावित खतरा है उसे हम बोलेंगे हैजार्ड या फिर पोटेंशियल थ्रेट। अब जो संभावित खतरा है, क्या उससे इंसान के अनमोल जीवन का कोई असर पड़ा है? क्या कोई इंसान के जीवन, मतलब क्या इंसान के जीवन की क्षति हुई है कि लोग मरे हैं, या फिर
क्या उनके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा है? अगर आंसर है हाँ, ऐसा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जो घटना घटित हुई है, वो दुर्भाग्य से आपदा में परिवर्तित हो, यानी वो आपदा है। अगर ऐसा कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तान है, जहाँ पर लोग तो रह हैं, लोग नहीं रह रहे हैं और वहाँ पर आ गया है भूकंप, बात नहीं, किसी भी इंसान की जान नहीं जाएगी। तो हम इसे सिर्फ़ एक संकट या खतरा का नाम दे सकते हैं, हम इसे आपदा या डिज़ास्टर का नाम नहीं दे सकते। अब ये दुर्भाग्य से ये भूकंप आ जाए थार रेगिस्तान के आस-पास में, तब फिर बहुत संभावना है कि अनमोल जीवन लोगों का जा सकता है। तब हम उसे आपदा का नाम तो वहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं। अगर लिखा होता कि कोई ऐसा मरुस्थल क्षेत्र है जहाँ लोगों की बस्तियाँ बसी हुई या फिर लोग जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। तब हम उसे किसका नाम देते हैं? तब हम उसे नाम देते हैं आपदा का, ना कि संकट या खतरा हैज़ार्ड का। दोनों के बीच में अंतर समझना ज़रूरी है। यहीं पे क्वेश्चन है, एन अर्थक्वेक ऑकरिंग इन एन अनइन्हेबिटेड डेसोलेट डेज़र्ट रीजन एंड व्हिच इज़ बेस्ट क्लासिफाइड एज़ हैज़ार्ड, नॉट डिज़ास्टर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी बात कर लिया, अगर लोग रहते तो वो ज़रूर डिज़ास्टर का रूप ले लेता। यहीं पर ये बात यहाँ लिखा हुआ है कि संकट या खतरा हैजार्ड वह प्राकृतिक या मानव जनित घटना है जिसमें क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है कॉज हार्म और न कि वो सही में खतरा बन रहा है। जबकि आपदा या डिजास्टर तभी उत्पन्न होती है जब कोई संकट या मानव आबादी, संपत्ति या अवसंरचना को प्रभावित कर या फिर जन धन की भारी, ये सारी चीजें ठीक वही चीज पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी समुदाय की वे विशेषताएं या परिस्थितियां जो उसे किसी संकट या हैजार्ड के हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, हम उसे क्या बोलेंगे? यानी कि लोग रह रहे हैं या फिर समुदाय कम्युनिटी रह रही है और अगर कोई आपदा तो बाद में होगी, अगर उनको प्रभावित कर दी तब तो आपदा हो जाएगी। हम उसे संभावित खतरा, पोटेंशियल थ्रेट या हैजार्ड का नाम देते हैं। अगर वो हैजार्ड है, पोटेंशियल थ्रेट है और उससे लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, उनमें कहीं न कहीं वो संवेदनशील हैं उस घटना के प्रति, यानी कि उस पोटेंशियल थ्रेट के प्रति, उस खतरे के प्रति। लोग संवेदनशील हैं, यानी कि अगर बाढ़ आया, तो ये सारे लोग जो स नदी के किनारे रह रहे हैं, ये उसमें डूब सकते हैं या फिर इनका गाँव बह सकता है। वो संवेदनशील हैं। अगर चक्रवात तूफ़ान आया, तो इस तरह के जो घर लोग बनवाए हुए हैं, मान लीजिए इस डिज़ाइन का जिन्होंने घर नहीं बनवाया है, नॉर्मल डिज़ाइन का घर बनवाया है, तो घर टूट सकता है। जब ये सब बातें हम करेंगे, तो वो उनकी वल्नरेबिलिटी या भेद्यता की बात हो रही होगी। ठीक वही बात है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए कम्युनिटी दैट मेक्स इट ससेप्टेबल टू द डैमेजिंग एफर्ट्स ऑफ ए हैजार्ड इज नोन एज वल्नरेबिलिटी। ये है कुल मिला के पर बात। चलिए हम लोग अगले स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं और यही बात यहाँ पर कि अगर हम लोग भेद्यता की बात करें तो भेद्यता से आशय, वल्नरेबिलिटी से आशय किसी व्यक्ति, समुदाय या प्रणाली की उन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों से है जो उसे किसी संकट, हैजार्ड के दुष्प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। भेद्यता जितनी अधिक होगी, आपदा का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। याद रखिएगा, जितना ज्यादा जो वुलनरेबल होगा उतना ज्यादा प्रभाव होगा। वुलनरेबल हो ही क्यों रहा है? क्योंकि उसका जो प्रभाव है, जो किसका प्रभाव? ये वुलनरेबल कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके ऊपर किसी भी आपदा होने का सबसे अधिक खतरा बना हुआ है। यानी अगर कोई बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी कुछ भी ऐसा आता है, तो ये लोग जो रह रहे हैं, जो बस्तियाँ रह रही हैं, जो लोगों की बस्तियाँ हैं, जो लोगों के समुदाय हैं, उन पे सबसे अधिक खतरा बना हुआ है उसके दुष्परिणाम का, उस खतरे का। तो फिर वो क्या होगा? आपदा का रूप लेगा और वो जो लोग होंगे, वो उनकी वल्नरेबिलिटी ये भेद्यता के बारे में बता रहा हूँ। Vulnerability refers to the conditions determined by physical, social, economic and environmental factors। कारकों के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। आपके पास पैसा नहीं है, उस डिजाइन का घर नहीं बनवाएंगे, चक्रवात तूफान आएगा और आर्थिक कारण की वजह से आपको नुकसान होगा। दूसरा, उसी चक्रवात तूफान के पास वो भी था, लेकिन उसका घर तेज रफ्तार की हवा को सहन कर लिया, आपका घर नहीं कर पाया, तो आपका घर उससे आपदा में प्रभावित होगा, उसका घर उससे घटना से प्रभावित नहीं। which increases the susceptibility of an individual or community to the impact of
आर्ट्स। आगे देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपदा मित्र स्कीम। मान लीजिए एग्जाम में अचानक से आपसे सवाल आ गया, पूछ लिया गया, आप नहीं पढ़ के गए हैं, तो आपदा मित्र यानी कि ये वो मित्र हैं जो आपदा में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। अब ये मित्र सरकार की कोई ऐसी योजना जिसमें हम कुछ लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दें कि जब भी कोई आपदा हो तो आपको तो नहीं पता है कि कैसे हम उस आपदा से निपटें, लेकिन सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दिए गए कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि देखिए इस आपदा में आपको ऐसे करना है, इस आपदा में आपको वैसे करना है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी का कम से कम नुकसान हो सके तो प्रॉपर्टी का नुकसान बच सके और आपका जीवन बच सके। तो ऐसे लोगों को आप ट्रेनिंग देंगे, सरकार ट्रेनिंग दे रही होगी और आपदा मित्र का नाम होगा, ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं नाम में। आपदा मित्र अब सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई आपदा मित्र योजना का उद्देश्य समुदाय की आपदा से निपटने की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। आपदा जोखिम समीकरण डिजास्टर रिस्क इक्वेशन के अनुसार यह योजना निम्नलिखित में से किस तत्व को लक्षित करती है? क्षमता को। किसकी क्षमता को बढ़ाएगी? उन लोगों की क्षमता को बढ़ाएगी जो लोगों को नहीं पता है नॉर्मल जीवन में, नॉर्मल लोगों को नहीं पता है कि आपदा आ गई तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उससे उसका प्रतिरोध करना है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कभी हुई नहीं। तो यही आपदा मित्र योजना के अंतर्गत जो लोग होंगे आपदा मित्र में, तो यही काम होगा। लोगों को ये आपदा आई है तो आपको कैसे उससे निपटना है। यानी अगर हम बात करें आपदा मित्र योजना की, तो आपदा मित्र स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट एम कम्युनिटी कैपेबिलिटीज इन द रिस्क इक्वेशन। दिस स्कीम टारगेट्स कैपेसिटी, क्षमता को ये टारगेट कर रहा है। ये देखते हैं, ये लिखा हुआ है आपदा मित्र योजना का उद्देश्य स्थानीय समुदाय के स्वयंसेवकों को खोज एवं बचाव सर्च एंड रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड, आपदा की तैयारी प्रिपरेडनेस तथा आपदा प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स का प्रशिक्षण देकर उनकी आपदा से निपटने की क्षमता कोपिंग कैपेसिटी को। ये लाइन बहुत ज्यादा क्लियर कर देती है हमें कि आपदा मित्र योजना का क्या लक्ष्य है। अगला सवाल देखिए, जब कोई संकट या खतरा, अभी संकट या खतरा है, आपदा में नहीं बदला है, इसलिए मुझे हैजार्ड का नाम। जब कोई संकट या खतरा किसी स्थानीय समुदाय की अपने उपलब्ध संसाधनों एवं क्षमता, जिसको हम कोपिंग कैपेसिटी कहते हैं, उससे निपटने, यानी कि उस उपलब्ध संसाधनों से उससे निपटने की क्षमता से अधिक हो, कोई खतरा, जो खतरा हो सकता है प्राकृतिक स्तर पे, मान लीजिए अधिकतर हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन में प्राकृतिक खतरे को पढ़ते हैं, मानवीय भी हो सकता है, लेकिन हम एक बात समझते हैं, कोई खतरा है और उससे जो हमारी निपटने की क्षमता है, हमारी निपटने की क्षमता से, उस खतरे से निपटने की क्षमता से ज्यादा वो मजबूत खतरा है, तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? आपदा में परिवर्तित हो जाएगा, डिजास्टर बन जाएगा। जाहिर सी बात है कि हमारी पूरी तैयारी है कि समुद्र के तट पे किसी जिले में रह, किसी राज्य के जिले में रहने वाले जो लोग हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को सहन कर सकते हैं। हमने सारे घर वैसे ही डिजाइन में बनवा दिए, लेकिन आ गया 350 प्रति घंटे की रफ्तार का तूफान, तो वो हमारी क्षमता से अधिक खतरा आया है। इसका नुकसान क्या होगा? जो वो खतरा था, पोटेंशियल थ्रेट था, या जोखिम या रिस्क के नाम से अभी तक पढ़ रहे थे, वो आपदा में परिवर्तित हो, या हो सकता है या हो जाएगा, क्योंकि उससे लोगों की जान की हानि और उनके जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसकी हानि का खतरा बढ़ जाता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन अ हैजार्ड एक्सीड्स द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ अ लोकल कम्युनिटी टू मैनेज इट विथ इट्स ओन रिसोर्सेज, इट ट्रांजिशंस इनटू ए डिजास्टर। आपदा या डिजास्टर का रूप वो ले लेता है। आगे देखते हैं। तो अब मॉड्यूल 2 जो है हमारा, जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल से। दूसरा लेक्चर हमारा यहाँ से शुरू होगा डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल से। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल 2, और इसके साथ एक और मॉड्यूल को लेने की कोशिश करेंगे। अभी चूंकि पहला क्लास थोड़ा टाइम, इसलिए टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए। बहुत सारे लोगों के लिए नया भी होता है डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, बेसिक शब्द पता होने चाहिए। तो पहली क्लास आप लोग जरूर सब लोग देखिएगा। बेसिक शब्द जो अगर आपको पता है तो आगे जल्दी जल्दी फिर हम लोग क्या बात करेंगे, जोखिम, हम बात करेंगे रिस्क, हैजार्ड, आपको समझ में आ जाएगा। रिजिलियंस, कोपिंग कैपेसिटी, हिंदी में भी जो शब्द हैं उसमें हम लोग देखेंगे। तो समझने की जरूरत नहीं है कि इन शब्दों का मतलब क्या है, हमें कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस केवल चीजों को पढ़ने की जरूरत है। आगे की क्लास हमारी जब फास्ट होगी, आप पिछला अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरी क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी।
तो आप सभी लोग उसको देखिएगा ज़रूर, जुड़े रहिए और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, साइंस टेक का जो बचा हुआ पोर्शन है, क्लास है, वो भी हम लोग देखेंगे। जो यूट्यूब पे फ्री बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को एमसीक्यू वगैरह मिलेगा, तो लाइव क्लासेस भी हों, पूरी कोशिश लाइव भी आप लोग जुड़ें, ऐड हों और वो सारी चीज़ें तो उसको अच्छे से देखेंगे। लाइव क्लासेस या तो 10 बजे या फिर 5 बजे या 6 बजे शाम को होगी, कोशिश हो। जो चैनल है उस पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लाइव क्लासेस कब हो सकती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारे लोग जो भी हैं, जो अपने लेवल पे लोअर पीसेस के लिए पढ़ रहे हैं कोशिश या जो लोग पेड से भी जुड़े हुए हैं, सारे लोग अच्छे से कोशिश करके पढ़िए, सिलेक्शन आप लोगों में से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिज़ास्टर मैनेजमेंट पहली क्लास से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा या फिर बताइएगा कि मुझे ये वाला टॉपिक्स नहीं उसको फिर से बताने की कोशिश एक बार अपने लेवल पे 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया, ज़रूर मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को बताया जाए। एमसीक्यूज़ भी हम साथ में देखते रहेंगे। आगे हम लोग को भी बहुत सारी चीज़ें टाइम कम है, सारी चीज़ें रिवीजन भी आप लोग करते रहिए। बाकी जो भी लोग हैं, कई लोगों की क्वेरी भी आई हुई थी, तो आप लोग यहाँ पर जो भी लोग क्वेरी कर रहे थे, देखिए 87449035 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं या फिर एक और नंबर है 91408186 इस पर भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और लोअर पीसेस का जो बैच चल रहा है उसके बारे में आप लोग डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करिएगा सिर्फ व्हाट्सएप करने का क्योंकि शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, कभी-कभी क्वेरी का आंसर नहीं दे पाते, लेकिन व्हाट्सएप का आंसर ज़रूर मिलता है, थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो दूसरी क्लास जो है हमारी स्टार्ट होगी, पहली क्लास आप सभी लोग अच्छे से देख